कैसे हैं आप सब? हाँ, अच्छे होंगे। हाँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, है ना। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपकी कक्षा 7वीं से हमने एक कविता पढ़ी थी जिसका कि टाइटल था हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, जो कि किसने लिखी है? उसके कवि हैं शिवमंगल सिंह। शिवमंगल सिंह की जो कविता है, ठीक है, यह इसके कवि हैं। इनको हम प्यार से क्या बुलाते हैं? इनको हम प्यार से सुमन जी भी कहते हैं। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 को हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में के गांव झगरपुर में हुआ था। ये बहुत प्रिय कवि थे, है ना। मतलब जब इनकी मृत्यु होने लगी थी ना, तो जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो तब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो उन्होंने इनके लिए बहुत सुंदर शब्द कहे थे कि हमने सिर्फ शिवमंगल जी को नहीं खोया है, हमने एक अपनी विरासत को खोया है। मतलब इतने प्रसिद्ध कवि थे ये कि इनका कोई भी विकल्प हमारे पास अभी तक नहीं है। ठीक है, फिर इनका निधन हो गया कब? 27 नवंबर 2002 को। तो इन्हीं की एक कविता है जो कि हम पढ़ेंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। अच्छा, हाँ देखिए, जैसे कि आप सबको दिख रहा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, है ना। ये पढ़ा था हमने। तो इसमें जो हमारे सुमन जी हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो अपने मन के भाव एक पंछी के रूप में बताना चाह रहे हैं। क्या उस पंछी को क्या पसंद है ना। उस पंछी को पसंद है कि वो आज़ादी में रहे, खूब आसमान में उड़े। ठीक है, तो हमारे कवि जो हैं उस पंछी के द्वारा अपने मन के भावों को इस कविता के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जैसे मैंने बताया था कि हाँ, हम जो पंछी हैं वो एक उन्मुक्त गगन के हैं जो कि पिंजरे में नहीं रह पाएंगे, पिंजरे में रहकर वो नहीं चहचहा सकते। कनक तीलियों से टकराकर, जो कि पिंजरा है जिसको कि उन्होंने किसकी उपाधि दी है? कनक तीलियों की, है ना। उससे मतलब सोने का पिंजरा समझ रहे हैं वो उसको, कि सोने का पिंजरे से वो टकराकर क्या हो जाएगा, वो जब उनके पंख उससे टकराएंगे तो वो टूट जाएंगे, यानी उनके पंख क्या हो जाएंगे? घायल हो जाएंगे। ठीक है, अब इससे क्या भावार्थ क्या निकलता है कि व्यक्ति को क्या कवि कहना चाहता है? पंछी के माध्यम से एक व्यक्ति के लिए क्या भाव प्रस्तुत कर रहा है? वो ये भाव प्रस्तुत कर रहा है कि सबको आज़ादी से रहना चाहिए, हमें उस परिस्थिति में नहीं रहना चाहिए जहाँ हमारे विचारों के लिए कोई आज़ादी ना हो और हम वहाँ कार्य कर कर अपने आप को कष्ट ना पहुँचाएं। अब हम इसका दूसरा पंक्ति पढ़ते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कुटुकनी बोरी, कनक कटोरी की मैदा से, है ना। तो इसका सरलात क्या है बेटा? कवि यह कहना चाहता है कि जो पंछी है ना, वो तो इतना आज़ाद ख्यालों का है कि वो तो बहता हुआ पानी भी पी लेता है ना। यानी नदी चलती रहती है और वो जल्दी से नदी में जाकर, है ना, और अपनी चोंच से पानी लेकर पी लेता है ना। उसकी तो ऐसा उसका स्वभाव है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो उसके पास जो है उस पिंजरे में एक कटोरी में पानी रखा है वो उसको नहीं अच्छा लग रहा है। ठीक है, कहीं बली है कटुकनी भोरी, कनक कटोरी की मैदा से, यानी जो पिंजरे में उसके लिए बहुत सारा अनाज रखा है, बहुत अच्छा अनाज रखा है, उससे उसको बहुत अच्छा लगता है अपना संघर्ष कर कर अपने लिए वो नीम की निबोरी लेकर खाना, नीम के फल खाना। तो बेटा इस पंक्ति से शिवमंगल जी ने हमें क्या समझाने की कोशिश की है? उन्होंने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि हमें खूब संघर्ष करना है, अपने लिए बहुत मेहनत करनी है,
ठीक है। और जो है अगर हम पिंजरा बंद रहेंगे, अगर हम किसी भी गलत ख्यालों से अपने दिमाग को उसमें व्यस्त रखेंगे तो हम ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये बात भी कहा है कि बेटा कि जो भी परिस्थिति हो हमें उसमें खुश रहना चाहिए। ठीक है। जो आज के युग में हमें खाने को मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हमें सब दिन अच्छा ही अच्छा खाना है। ठीक है। किसी दिन अगर हमें कोई खाली दाल रोटी भी मिल रही है तो उसको भी ऐसे खा लेना है जैसे कि हमारे लिए वो बहुत स्वादिष्ट वस्तु है। जब चिड़िया जो है नीम की निबोरी से भी खुश हो सकती है तो हमें तो दाल रोटी मिल रही है ना। अब ये दोनों हमने पंक्तियां कल भी पढ़ी थी। अब हम एक नई पंक्ति से शुरुआत करते हैं जो कि इस प्रकार है। स्वर्ण शंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। उनके कहने का कवि इस प्रसंग के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि जो सोने की सलाखें हैं, है ना, वो उसमें ऐसे बंधे हुए हैं कि वो अपने उड़ने की गति ही भूल गए हैं, है ना। गति भी भूल गए, उड़ान भी अपनी भूल गए। मतलब उन्हें ये जो है उनके लिए सिर्फ सपना हो गया। वो सिर्फ ये सब चीज़ें सिर्फ सपने में देख रहे हैं कि भाई हम उड़ेंगे, है ना, हम इतना ऊंचा आसमान पे जाएंगे और जो है तरु की फुनगी पर हैं झूले, है ना, कि हर डाल पे उनके लिए झूला है जिस डाल पे वो बैठ जाएं। लेकिन बेटा ये सब पक्षी के लिए क्या हो गया है? ये सब पक्षी के लिए केवल एक कल्पना मात्र हो गया है। तो इससे हम इसका भावार्थ क्या है? कवि हमें इसके माध्यम से व्यक्तियों को क्या समझाना चाहता है कि हमें कोई ऐसे बंधन में बंध कर नहीं रहना है जहाँ हमारी आज़ादी, हमारा अस्तित्व, हम सब कुछ भूल जाएं, है ना, और सिर्फ वो हमारे लिए सिर्फ सपना ही बन जाए। कि ठीक है, जैसे उसके लिए सपना बन गया है कि वो पेड़ की डाली पर झूला झूल रहा है। ठीक है, तो वो सिर्फ सपना बनकर ना रहे। अब हम इसका अगला प्रसंग पढ़ते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। यानी कवि ये बताना चाह रहा है कि चिड़िया के क्या अरमान थे? उनके अरमान थे कि वो नीले आकाश में इतनी ऊपर तक उड़ें कि आसमान में पहुंच जाएं, है ना। और क्या करें, जो कि तारे हैं, है ना, कैसे उन्होंने तारे की तुलना देखो कितने अच्छे शब्द से की है कि उनको तारे कैसे, पक्षियों को तारे कैसे नजर आ रहे हैं? पक्षियों को तारे नजर आ रहे हैं अनार के दाने जैसे, है ना, कि वो आसमान में जाकर और जो अनार के दाने जैसे लाल लाल जो तारे हैं, तारों तक जाकर उनको उड़ते उड़ते छू लें। ठीक है, तो ऐसे ही हम जो है एक चिड़िया जो है क्या चाहती है कि मैं इतना ऊंचा अपनी जिंदगी में उड़ूं कि जाकर उन तारों को छू लूं, है ना। तो इसी के माध्यम से जो है कवि जो है हम व्यक्ति को बताना चाहते हैं कि बेटा हमें इतना संघर्ष करना चाहिए, इतनी मेहनत करनी चाहिए कि जो भी हम ऊंचाइयां पाना चाहें, हम ऊंचाइयों को उसको प्राप्त कर लें, है ना, कि हमारे जो अरमान है उसको पूरा करने के लिए हमें बहुत जीवन में संघर्ष करना चाहिए। अब हम इसकी अगली पंक्ति पर चलते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, है ना। यानी वो इतना ऊंचा उड़ना चाहते हैं, कवि कह रहे हैं कि एक सीमाहीन क्षितिज यानी एक ऐसा किनारा जहां पर कि जाकर आसमान टकरा जाए, है ना। उनके पंखों में होड़ लगी है, मतलब पंख ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं आज तो मैं वहां जाकर ही रुकूंगा। ठीक है, तो क्या होता, जो उनका मिलन होता वो क्षितिज बन जाता, जब मानो वो पृथ्वी से उड़ते हुए इतने आसमान में पहुंच जाते और वहां जाकर मिल जाते।
ठीक है, वो क्या ख्वाब देख रहे हैं कि हमें मिलन चाहिए, किससे? आसमान से, उस क्षितिज से, उस किनारे से हमें मिलन चाहिए। क्या तो हम अपने जीवन में वो पालें, और अगर हम वो नहीं पा रहे हैं तो उनकी तंती सांसों की डोरी, यानी जो उनकी सांसें हैं उसकी डोर क्या हो रही है बेटा? अटक रही है ना। ऐसा हमारे साथ भी होता है ना। कैसे होता है कि मतलब हम ख्वाब बहुत ऊंचे ऊंचे देख लेते हैं, और अगर हमें वो नहीं मिलता है तो हमें क्या लगता है? डर लगने लगता है ना। तो वो डर क्यों लगता है? क्योंकि हम सिर्फ जो है अपनी ऊंचाइयां पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए परिश्रम नहीं करना चाहते। लेकिन देखो, ये पंछी तो जो क्या है, वो तो बस ये कह रहा है कि मुझे बस उड़ने दो। वो बस अपने उड़ने की आज़ादी मांग रहा है कि बस तुम मुझे उड़ने दो, तो देखो मैं जाकर आसमान को भी छू लूंगा, और ये जो है ये सब मैं हासिल कर लूंगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। देखो कितनी अच्छी बात कही है कि बेशक उसे घोंसला मत दो, रहने के लिए ना उसे घोंसले की जरूरत है, ना उसको टहनी की जरूरत है। उसको टहनी की भी जरूरत नहीं है, सब काट दो। उसके जितने भी घोंसले बने हैं, उसके जितने भी घर हैं, है ना, सबको हटा दो। ठीक है, सबको छिन भिन कर दो। लेकिन जो उसको भगवान ने इतने सुंदर पंख दिए हैं, उसको इसलिए उसको उड़ने दो। उसको उसके उड़ने में परेशानी मत डालो, उसको बांध कर मत रखो। ठीक है, तो इसका क्या भाव निकलता है कि ये मत सोचो कि तुम किन परिस्थितियों में रह रहे हो। तुम्हारा घर छोटा है, बड़ा है, तुम्हारे पास विभिन्न तरह की चीज़ें हैं या नहीं हैं, हमें ये नहीं सोचना है। भगवान ने हमें इतना अच्छा रूप दिया है, उस रूप की अपने रूप को देखते हुए इतना अच्छा दिमाग दिया है, इतनी अच्छी बुद्धि दी है। उन सब बुद्धि को, दिमाग को, अपने रूप को इतना निखारो कि तुम एक मिसाल बन जाओ। ठीक है, लेकिन ये मत देखो कि नहीं हमारे पास तो भाई रहने को घर नहीं है, ठीक है, या हमारे पास तो खाने को ये नहीं है। ठीक है, मतलब इतनी मेहनत करो, इतना साहस दिखाओ कि तुम ये सब कुछ पा सको। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब ये है कि ये जो कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसके द्वारा जो है शिवमंगल जी ने क्या बताने की कोशिश की है, सुमन जी ने, कि जो है कि उन्होंने अपनी वाणी से बताने की कोशिश की है कि हमको जो है बहुत आज़ादी से हमें बहुत प्यार है। ठीक है, और वो खुले आसमान में रहना चाहते हैं, और पक्षियों को खुले आसमान में रहने दो, ताकि वो अपना जो उनकी मूल प्रकृति है, क्या है? चहचहाना और उड़ना, है ना, ताकि वो चहचहाना और उड़ना ना भूलें। इसी के तरीके से एक इंसान को वो सारी उसको बांध कर मत रखो किसी भी इंसान को। ठीक है, और उसको क्या करो कि वो अपने सारे एफर्ट्स डाले। ठीक है, अपने आप इतना संघर्ष करे कि जो है वो अपने जीवन को निखार सके। ठीक है, तो हम फिर इसकी पहली पंक्ति पर आते हैं। पहले पेज पर आए हुए हम कुछ जो है नए शब्दों को और उनके अर्थों को एक बार जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने ये जो थर्ड पैरा से पढ़ा था, स्वर्ण श्रृंखला। तो स्वर्ण मतलब सोना, सोने की धातु जो होती है ना, सोने की धातु। यहाँ नींद वाला सोना नहीं बात हो रही है कि सोना बोल दिया मैम ने तो और स्वर्ण का मतलब सोना होता है, नहीं। उसके बाद जो है दूसरा शब्द क्या है? श्रृंखला। दूसरा शब्द क्या है? श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब होता है एक लड़ी या जंजीर। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा एक और शब्द आया था, तरु। यहाँ तरु किसके लिए कहा गया है? पेड़ के लिए कहा गया है। ठीक है,
पेड़ के लिए, वृक्ष के लिए, ठीक। उसके बाद आया था जो है फुनगी। यहाँ पर फुनगी की तुलना जो है डालियों से की गई है, ठीक है। उसके बाद जो आया एक नभ। नभ मतलब पता है ना सबको, आसमान, गगन, है ना, नीले नभ की सीमा पाने, ठीक है। तो ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनाज के दाने। एक और शब्द आया था इसमें, क्षितिज। हाँ, क्षितिज। क्षितिज यानी एक ऐसा स्थान जहां पृथ्वी और जहां पर एक ऐसा किनारा जहां पृथ्वी और आसमान जो है आपस में मिलते दिखाई देते हैं। मिलते दिखते हैं, एक ऐसा किनारा। उस क्षितिज की जो बात की गई है इस कविता में, वो उस क्षितिज की बात की गई है, ठीक है। अब जो है हम इस पाठ में जो पर्यायवाची शब्द आए हैं, एक बार उसके बारे में हम इसके में जान लेते हैं। हाँ, वैसे इसमें इधर भी जान सकते हैं हम कि नभ आसमान है ना, और इसी का पर्यायवाची भी हो जाएगा गगन, ठीक है। और जो है सोना, हम सोने के कुछ पर्यायवाची शब्द और जान लेते हैं, जैसे कि सोने को क्या कहा जाता है, स्वर्ण भी कहा जाता है, कुंदन भी कहा जाता है, ठीक है। ये सब इसके क्या हैं, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। स्वर्ण हो गया, कुंदन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है पेड़, पेड़ की बात की गई है ना पक्षी के लिए, तो पेड़ को क्या क्या कहते हैं हम, वृक्ष भी बोल सकते हैं और तरु भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी का यहाँ पर हमने नए शब्दों में भी पढ़ा था कि हम पेड़ भी बोल सकते हैं और वृक्ष भी बोल सकते हैं। तो यही इसके क्या हुए, यही इसके पर्यायवाची शब्द हुए। तो बेटा एक बार हम फिर जो है इस कविता का जो है स्वस्वर वाचन करेंगे। मैं भी पूरे स्वर में पढ़ूंगी और आशा करती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ इसको दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंदा गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब ये इसका तो सरलाथ आपको याद हो ही गया होगा ना, है ना, क्योंकि जो है हमने इसको कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ा था। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है क्या कि कनक तीलियों की तुलना किससे की गई है? बता सकता है कोई? सोचो। यस, बिल्कुल सही कहा गया, कहा आपने कि जो है वो एक पिंजरे से की गई है, एक सोने का पिंजरा कहा गया है, लेकिन वो सच में सोने का पिंजरा नहीं है। उन्होंने सोने का पिंजरा क्यों कहा गया है? क्योंकि उसकी आज़ादी छिन रही है ना। बेशक उसको पिंजरे में पानी भी मिल रहा है और बहुत अच्छा खाना भी मिल रहा है, लेकिन उसको पंछी को क्या लग रहा है कि ये तो सोने की, हमारे लिए सोने की एक पिंजरा बना दिया गया है। हम बहता, अच्छा अब मुझे ये बताओ कटुक निबोरी किसको कहा गया है? पता है ना, कल भी बताया था। यस, कटुक निबोरी किसे कहा गया है? जो नीम के फल आते हैं ना, नीम के फल को यहाँ पर कटुक निबोरी कहा गया है। उसके बाद जो है, अच्छा ये बताओ कि वो जो है कटक निबोरी ही क्यों खाना चाहते हैं, है ना?
क्योंकि वो संघर्ष करना चाहते हैं। वो पिंजरे में बंदे बंदे सब कुछ मतलब नहीं खाना पीना चाहते। वो क्या कह रहे हैं कि हमें पिंजरे से निकाल दो, हम संघर्ष कर कर भी खा सकते हैं। और जो संघर्ष कर कर हम नीम की फल खाते हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है। किससे? जो कि हमें यहाँ पर अनाज मिलता है। अब जो है हम तीसरे प्रसंग की तरफ आते हैं। अब इसमें से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। तरुण की फुनगी किसको कहा गया है? तरुण की फुनगी, हाँ, यानी पेड़ की डाली को। पेड़ की डाली की तुलना पेड़ की डाली के लिए देखो कवि ने कितने अच्छे शब्द का प्रयोग किया है, तरुण की फुनगी, है ना। जहां पर कि वो क्या चाहते हैं, वो आजाद होकर उस पेड़ की डाली पर बैठकर झूला झूलना चाहते हैं। अब क्या है आया? चौथा प्रसंग आया। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अच्छा बताओ कि उन्होंने लाल 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 दाने जो हैं अनार के, उसको उसकी तुलना किससे की है? तारों से की है ना। यानी पंछी इतना ऊंचा उड़ना चाहते हैं कि वो तारों को क्या समझ रहे हैं कि वो छोटे छोटे लाल से अनार के दाने हैं, मैं तो जल्दी से आसमान पर उड़कर उसको अपने मुंह में भर लूंगा, है ना। यही कह रहे हैं ना वो। देखो कितनी अच्छी बात कही है। अब इसका हम प्रसंग दूसरे पेज पर जाते हैं और उसका प्रश्न पढ़ते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, है ना। वो इतना ऊपर, यानी उनके पंख जो हैं बहुत व्याकुल हैं। कहाँ? उड़ने के लिए। इतना मतलब उनको क्या लग रहा है कि उनका जन्म किस लिए हुआ है? उनका जन्म पिंजरों में रहने के लिए नहीं हुआ है। उनका जन्म तो संघर्ष कर कर अपने आसमान में इतना उड़ना है, आसमान को जाकर छूना है, इसलिए हुआ है। क्या तो हम वो काम कर लें, और अगर हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें क्या लग रहा है कि इससे अच्छा तो मर जाना है। यानी तंती सांसों की डोरी के किस लिए यूज किया गया है? मर जाने के लिए यूज किया गया है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसमें पंछी कह रहा है ना, हमसे सब छीन लो, हमारा घर भी ले लो, टहनी भी ले लो, सब कुछ ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो हमें भगवान ने दिया है उसको तो हमें यूज करने दो ना। उसको तो हम प्रयोग में लाएं। यानी क्या हम प्रयोग में लाएं? हम जो है अपने पंख को प्रयोग में लाएं। इसी तरह कवि क्या कहना चाह रहे हैं? हमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमें इतनी सुंदर भगवान ने जब हमें इस धरती पर जन्म दिया है, तो हमारे जितने भी हमारे अंदर गुण हैं हम उनको उभारें, है ना। अच्छे समाज में रहकर एक अच्छे नागरिक बने, ठीक है, अच्छे से सब लोगों से बातचीत करें। इसके लिए जरूरी नहीं कि हमें सब पका पकाया मिले, नहीं, इतना संघर्ष करना है कि जो है अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें कुछ कर कर ही यहाँ से जाना है। ठीक है बेटा, तो इसको आप जो हो एक बार फिर से पढ़ना, और हम जो है अब नेक्स्ट क्लास में इसकी जो है आगे की कविता के जो है ये सुमन जी की जो कविता है इसके आगे हम अभ्यास करेंगे, और मैं आपको एक एक प्रसंग का एक एक सरलार्थ और उसका भाव आपको कराऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।